नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा आज के लाइव में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के लाइव में आज हम चर्चा करेंगे त्रिक भावों की, जिसमें आज मकर लगन और कुंभ लगन, क्योंकि दोनों ही शनिदेव के लगन हैं। जिनके लगन में मकर राशि आती है और जिनके लगन में कुंभ राशि आती है वो आज अलर्ट होके अपना सुन सकते हैं, क्योंकि मीन लगन, मकर लगन, कुंभ लगन लास्ट में आते हैं। तो मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं पंडित जी हमारा नंबर बहुत लेट आता है। तो भाई वो सृष्टि का चक्र ही ऐसा है कि ये मकर, कुंभ और मीन लास्ट वाली तीन राशियां हैं। तो जब भी ज्योतिष की व्याख्या की जाती है इन तीन राशियों का सारा वृतांत लास्ट में ही आता है। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग इस समय लाइव में जुड़ रहे हैं। अमृता कौर, राजेंद्र संधू, भार्गव साजन, राजेंद्र मरवाहा, आप सबका स्वागत है। ऑडियो और वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। संधू साहब ने मुंबई से ये जानकारी दे दी है। और एक काम और कर लें, थोड़ा सा इसको शेयरिंग में ले जाएं, तो शेयर कर दें इसको। प्रदीप ढल जी आपका स्वागत है। भार्गव साजन हार्दिक स्वागत। तो आप भी शेयर कर लीजिए, मैं भी शेयर कर लेता हूँ। कल तो आपने बड़ी तेज़ी दिखाई थी, पहले 5 मिनट में ही 30-40 शेयर कर दिए थे। तो मैं इसको अपनी दूसरी प्रोफाइल जो है पंडित राजन शर्मा पर, और जो YouTube पर भी चला जाएगा ये, और जो मेरा एक पेज है एस्ट्रोलॉजर राजन शर्मा, उस पर भी मैं शेयर कर लूँ। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। अभी भी मुझे दिखाई दे रहा 12 जनों ने शेयर कर लिया है। दैट्स गुड, स्पीड आपकी अच्छी है। तो लीजिए, यहाँ से चला गया है ये कुंडली स्कैनर्स पे। ये देखिए ऐसे मैं दिख रहा हूँ अपने आप को, ठीक है। डिम्पी भैया आपका भी स्वागत है मेरी तरफ से। आपको बहुत बहुत बधाई, आप भाजपा के प्रवक्ता चुने गए हैं जिला के। बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और जनता की आवाज़ को बुलंद कीजिए, यही कामना है। वरिंदर कुमार जी स्वागत है आपका। एक शेयर मैं और कर दूं, बस मेरा वो कंप्यूटर से होता है क्योंकि वो मुझे अपने पेज पे शेयर करना होता है। फिर उसके बाद हम आज जिक्र करेंगे मकर लगन और कुंभ लगन का, कि आप लोगों के लिए नेगेटिव प्लैनेट्स कौन से आते हैं, छठे, 8वें और 12वें घर में कौन से ग्रह की राशियां हैं जो मकर लगन और कुंभ लगन के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। तो जो लोग मकर और कुंभ लगन के मित्र हैं वो इसको सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सेव करके भी रख सकते हैं, क्योंकि ये सदा एक जैसी थ्योरी ही रहती है जो मैं आज आपको त्रिक स्थानों का, नेगेटिव हाउस के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मुझे 1-2 शेयर करने हैं, बस मैं वो कर लूँ फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। लीजिए, ये चला गया है। मेरे पेज का नाम कल मिस्टर संधू पूछ रहे थे मुंबई से, वो है पंडित राजन शर्मा एस्ट्रोलॉजर बेस्ट एस्ट्रो शॉप। तो आप बेस्ट एस्ट्रो शॉप लिखेंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड हुआ पे गूगल पे। लीजिए, हार्दिक स्वागत है आपका डिम्पी जी। जरा तगड़े होके प्रवक्ता बनिए बढ़िया से, संबित पत्रा जैसे। रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थे, कि कोई और था? संबित पात्रा बनिए। चलिए, अब मेरी तरफ से ये लगभग जहां जहां मैं चाहता हूं शेयर करना हो गया है, ठीक है। 3 पेजेस पे हो गया है, एक प्रोफाइल पे हो गया, एक प्रोफाइल पे ये चल रहा है, और जो लोग मिस कर जाएंगे उन्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम मकर लगन के त्रिक स्थानों की, यानी कि नेगेटिव हाउसेस की। कुंडली में 3 नेगेटिव हाउस होते हैं
छठा भाव, 12वां भाव और 8वां भाव। छठे भाव को आप सब लोग समझ चुके हैं, रोग, शत्रु और कर्जे का घर कहा गया है। 8वें भाव को मृत्यु स्थान कहते हैं। 8वें भाव को बहुत ही मिस्टीरियस हाउस कहते हैं, रहस्यमय भाव होता है, और जहाँ से बदनामी, कलंक का डर रहता है, अफवाह फैलने का डर रहता है, अष्टम स्थान उसको कहा गया है। कोई चीज़ खो जाती है, अष्टम स्थान उसको कहा गया है। कोई चीज़ मिलती नहीं लेकिन होती आसपास है, उसको अष्टम स्थान कहा जाता है। जो कुंडली का 12वां घर है, वो कोई चीज़ व्यय हो जाती है, खो जाएगी, फिर दोबारा मिलेगी नहीं, उसको कहते हैं ये 12वें भाव का फल मिला है। 8वें भाव और 12वें भाव में इतना फर्क है कि कई बार हमें लोग प्रश्न लगवाते हैं कि पंडित जी मेरी चाबी गुम गई है, मेरा कोई गोल्ड की चीज़ गुम गई है, मैं कोई इंपॉर्टेंट पेपर रख के भूल गया हूँ, तो आप प्रश्न लगा दीजिए। तो उस समय मैं देखता हूँ कि किस भाव का खेल है, 8वें भाव का या 12वें भाव का या छठे भाव का। छठा भाव होता है चोर, चोरी करके निकल गया क्योंकि वो शत्रु है। 8वां भाव होता है कि चीज गुम तो हुई है, नजर आ गया, लेकिन मिल जाएगी, किसी चीज के नीचे चली गई है, क्योंकि उसको तह खाना कहते हैं 8वें घर को, बेसमेंट। कई बार फिर कोई चीज बेड के नीचे मिलती है, कोई मैट्रेस के नीचे मिलती है, कोई कपड़ों के नीचे मिलती है, तो वो 8वें भाव का खेल होता है प्रश्न में। और जब मुझे नजर आया कि जनाब ने प्रश्न पूछा और लगन का संबंध व्यय स्थान के साथ हो गया, 12वें भाव के साथ, तो मैं कहता हूँ कि भैया अब ये गई, अब ये प्रभु की इच्छा होगी तो मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र तो ये कहता है कि प्रश्न शास्त्र कि लगन का संबंध जब 12वें भाव से हो गया प्रश्न में, तो वो व्यय हो गया, वो खत्म हो गई, वो एक्सपेंडिचर हो गया, उसका मोक्ष हो गया। तो ये फर्क होता है। इसलिए 8वां भाव तहखाना है और 12वां भाव व्यय स्थान है, क्योंकि लगन से 12वां है, उसे लगन का भी व्यय कहते हैं, आत्मा का भी व्यय कहते हैं, मोक्ष का स्थान, डेथ हाउस भी कहते हैं। उसी से हमें लीगल प्रॉब्लम्स, जेल की यात्रा तक देखनी पड़ गई कई लोगों को। ऐसी हमारे पास कुंडलियों का डेटा इकट्ठा हुआ पड़ा है। उसी को विदेश का भी घर कहा गया है, लेकिन शास्त्र में उसको नकारात्मक रूप से माना गया है, और उसी को अस्पताल की यात्रा भी कहा गया है। इसलिए थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, जब भी आपको ऐसे सिम्पटम नजर आए तभी आपको 12वें भाव के स्वामी को देख लेना चाहिए। उसका दान करके उसको कमजोर करना है या उसको ट्यून करके शांत करना है। ये सिंपल सी थ्योरी है, और मैं समझता हूँ ये आप थ्योरी सब लोग अब तो समझ चुके होंगे कि किसी भी ग्रह को 3 तरह से उपाय किया जाता है। सबसे प्रथम उपाय होता है अपने ऊपर मजबूत करना। वो उन ग्रहों को मैं करवाता हूँ जो लगन, पंचम, नवम के स्वामी होते हैं, ताकि उनके रतन, रंग, यंत्र, मंत्र धारण करके सेहत, गृहस्थी और भाग्य, इन 3 भावों को मजबूत रखा जाए। हेल्थ, फैमिली एंड फाइनेंस, इन 3 भावों को मजबूत रखा जाए। और जिन 3 भावों को हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं, उनमें कभी कभी लगन, पंचम, नवम की एक राशि आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्रह साझा ग्रह है। जैसे बचपन में क्रिकेट खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, तो मैं हमेशा अपने दोस्तों को कहता था मुझे सांझी बिल्ली बना लो, मुझे 2-2 बारी बैटिंग मिलेगी। तो मैं सांझी बिल्ली बनता था, मैं फील्डिंग भी नहीं करता था, है ना। मैं कहता था मेरे से थ्रो नहीं मारा जाएगा, मुझे विकेट के पास खड़ा कर लो। मैं स्लिप में कैच करता था। तो सांझी बिल्ली बनने का बड़ा मजा आता है। तो ऐसा जो सांझी बिल्ली ग्रह मिल जाए आपको, उसको ट्यून करना होता है, क्योंकि वो आपके लगन, पंचम, नवम का स्वामी भी हो सकता है और 6, 8, 12 में भी उसकी राशि आ सकती है। तो उसको टोटल लॉस नहीं करना चाहिए, उससे लगन, पंचम, नवम पे भी इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, उसकी ट्यूनिंग होगी, उसको मजबूत किया जाएगा। और एक मोस्ट नेगेटिव प्लैनेट मैं आप सबको बता रहा हूँ आपका कौन कौन सा है, तो वो बिल्कुल डोनेशन, दान करने के काबिल होता है, उसकी शक्ति को समाप्त किया जाता है। तो मित्रों, आज शुरू करेंगे मकर लगन का पूरा ब्यौरा, जहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में कौन सी राशि आती है, उसका स्वामी ग्रह कौन है और उसको कैसे हमने साधना है। ठीक है, तो मेरा पेन नहीं आज मुझे मिल रहा,
एक्चुअली जो गुरुवार होता है ना, वो मेरा ऑफिस का डे तो होता नहीं है, तो यहाँ पर फिर चीज़ें जो हैं लीजिए लीजिए भैया, ये पेन है। आज देखिए, ये गोल्डन पेन है और ये बहुत कॉस्टली पेन है, बहुत महंगा पेन है। इसके बारे में मैं ये नहीं बताऊंगा कि कितने का है, ठीक है। आज गोल्डन पेन इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि गुरु का दिन है, सोने का पेन इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए, मकर लगन वालों को ये बात ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि आपके लगन के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। तो आपकी कुंडली बनेगी दैत्य श्रेणी की, क्योंकि दैत्य श्रेणी के 3 ग्रह माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, शनि, बुध और शुक्र। इसलिए अगर लगन में बुध की राशि हो या शुक्र की राशि हो या शनि की राशि हो तो वो दैत्य श्रेणी की कुंडली होती है। सबसे पहला हमें पॉइंट यही नोट करना होता है जब भी हम कुंडली स्वयं शौक से देखें या फिर एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, तो पहला मतलब यही होता है, पहला प्रश्न भी यही होना चाहिए कि पंडित जी मेरी कुंडली किस श्रेणी की है, देव श्रेणी की है या दैत्य श्रेणी की है। जब आपको पता चल गया कि आपकी कुंडली मकर लगन है, हाँ जी बिल्कुल 10 नंबर लगन होता है सुरजीत जी, मकर लगन है जो, वो 10 नंबर लगन शनि देव की राशि होती है। 2 राशियां हैं शनि की, 11 नंबर भी और 10 नंबर भी, मकर भी और कुंभ भी। जब आपको ये समझ आ गया कि ये दैत्य श्रेणी की कुंडली है, तो आपको एकदम सारी पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी कि हमें कौन सी कैटेगरी को स्ट्रॉन्ग करना है। हमें बुध शुक्र शनि को स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि वो दैत्य श्रेणी के मित्र ग्रह हैं। ग्रीन ब्लैक क्रीम को हमें यूज करना है, जो हमारे लगन का, पंचम का और नवम का स्वामी होता है। हेल्थ, फैमिली, फाइनेंस, ग्रीन ब्लैक क्रीम आपके फेवर के कलर होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके लगन पंचम नवम में भी शनि, बुध और शुक्र की ही राशियां आती हैं। अब मकर ये देख ले, मकर लगन वाले, कि आपके 6ठे भाव जहां से हमें रोग, शत्रु, कर्जा, चिंता, टेंशन, परेशानी मिलती है, वहां कौन सी राशि है। तो वहां मैंने नोट किया है 3 नंबर राशि है मिथुन राशि। तो ऐसे में अब आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि मिथुन राशि तो बुध की राशि होती है। बुध तो मकर लगन का मित्र ग्रह है, लेकिन शास्त्र अगर पढ़ेंगे ज्योतिष शास्त्र, तो वो कहेगा कि 6ठा घर तो भैया आपके लिए परेशानी का कारक बन सकता है। तो ऐसे में बुध की जो दूसरी राशि है वो आपके भाग्य स्थान में आती है, और एक राशि जो मिथुन राशि है वो आपके शत्रु स्थान में आती है, रोग स्थान में आती है, कर्ज स्थान में आती है। बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। कन्या राशि आपके भाग्य स्थान में आएगी, यानी कि यही आपका लाभकारी ग्रह है, यही आपका योगकारी ग्रह है। लेकिन बुध की मिथुन राशि जो है 3 नंबर राशि, वो आपके 6ठे भाव में आएगी, यानी कि यही आपको चिंता, टेंशन, परेशानी, रोग, बीमारी, डिप्रेशन देने वाला ग्रह भी है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाग्य और रोग जुड़े हुए हैं, यानी कि किस्मत में कोई ना कोई बीमारी लिखी ही है। भाग्य और रोग बुध के पास है। और अगर बुध ग्रह कुंडली में नीच है, कुंडली में ही वो ऐसे हाउसेज में है जहां वो खराब माना जाता है, कुंडली में वो पितृ दोष में है। अब बुध का पितृ दोष कैसे बनेगा? जब बुध केतु के साथ होगा, जब बुध राहु के साथ होगा, उसे जड़ दोष कहा जाता है। जब बुध का पितृ दोष बन गया तो जीवन में क्या सिम्टम आते हैं? सगी बहन के साथ कोई ना कोई मतभेद होगा। अगर आपस में संबंध अच्छा होगा तो पता चलता है कि सगी बहन की जो जीवन की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, चाहे वो आफ्टर मैरिज घरेलू प्रॉब्लम में हो, कहीं ना कहीं बुध वीक होता है। बुध के रिश्ते और भी हैं, बहन है, बुआ है, मौसी है, साली है, ये बुध के रिश्ते हैं। नर्स जो होती है ना, नर्स, वो भी बुध होती है। आजकल नैनी है, नैनी, बच्चों को, जो जितने माँ बाप जो नौकरी पेशा है, बच्चों को नैनी संभालती है, बुध। और बहुत सारे वीडियो मिलते हैं जो परिचारिका
बच्चों को संभालती है नैनी, है ना, वो बच्चों को बाद में मारती है, कूटती है। आजकल सीसीटीवी ने ये बता दिया है। जो माँ बाप अपने बच्चों को नैनी के हवाले करके मजबूरी वश नौकरी पे जाते हैं, अगर उनका बुध खराब है, अब ये बताने का मकसद मेरा ये है कि अगर उनका बुध खराब है तो बहन, भूआ, मौसी, साली तो है ही है, नैनी जो है, जो बच्चों को संभालने वाली परिचारिका है, उसके विषय में भी आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वो आपके बच्चों का मन कुंठित कर दे, उनके ऊपर मानसिक दबाव होता है, फिर बच्चा उसको देख के डरेगा, समझ गए। और आपको इन सिम्टम से समझ जाना चाहिए। छोटा बच्चा अगर अपनी आया को, नैनी को देख के डर रहा है तो वो आपके जाने के बाद कोई गड़बड़ कर रही है और बुध आपका खराब है। तो ये भी सीसीटीवी कैमरा इस मामले में बड़ी सहायता करता है। और वो भी सीक्रेट लगाया कीजिए, गुप्त, क्योंकि इनको अगर पता चल गया कैमरा है तो वो कैमरा के सामने पुचकारेंगी, फिर कहीं और जाके बच्चे को लताड़ देती है। तो ये बुध ग्रह मकर लगन वालों का भाग्य भी है और शत्रु भी है। अगर कुंडली में बुध वीक हुआ, बुध नीच हुआ, बुध केतु के साथ पितृ दोष में हुआ, बुध राहु के साथ पितृ दोष में हुआ, जिसको जड़ दोष कहा गया है। आपको पता, जितने वृक्ष होते हैं इन्हें पूर्व जन्म का जड़ दोष लगा होता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में इस जन्म में बुध और राहु है, मान लीजिए मेरी कुंडली में बुध और राहु है, मुझे पता चल गया ये बुध का श्राप है, बुध का दोष है। अगर मैंने उसको रेमेडीज करके या पश्चाताप करके ठीक नहीं किया और फिर वही हरकतें करता रहा जो बुध को ही खराब करती हैं, तो अगली बार जड़ होगा। जड़ का मतलब ये है कि एक जगह टिका रहेगा, लोग पत्थर भी मारेंगे, आरी भी चलाएंगे, फल भी तोड़ेंगे, छांव में भी बैठेंगे, लेकिन वहां पर गंदगी भी फैलाएंगे, समझ गए। उसको कहते हैं पेड़, वृक्ष। फल भी देगा लेकिन डंडा भी खाएगा, डंडा मार के फल उतारा जाता है, पत्थर बजेगा। और जहां पर कोई शाख से फल तोड़ा जाता है, पत्ता तोड़ा जाता है, वहां पे औस, नमी आपको महसूस होगी, उसको आंसू कहा जाता है। ये जड़ दोष का फल है। अगले जन्म में वो लोग पेड़, वृक्ष, जड़ दोष में चले जाते हैं, जो इस जन्म में कुंडली में देखकर भी बुध का दोष, उसका उपाय या उसका पश्चाताप नहीं करते। तो बुध का पश्चाताप तो बहुत आसान है, मैंने कल भी आपको बता दिया था, और मकर लगन वालों को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको रोग, शत्रु, कर्जा भी बुध ने देना है, आपको भाग्य भी बुध ने देना है। तो ऐसे में बुध ऐसा ग्रह तो है नहीं है कि जिसको आप बिल्कुल 100% डाउन कर दो। बुध की तो आपको पूजा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भाग्य देने वाला है। और बुध के श्राप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए छोटी कंजकों की सेवा भी करनी पड़ेगी, किसी छोटी कन्या की सहायता करनी पड़ेगी, चाहे पढ़ाई में, लिखाई में, उसके वस्त्रों में, उसके फूड में, उसके भोजन में, ठीक है। तो ऐसे मकर लगन वालों का बुध ग्रह ट्यून होगा कि उधर से आपको लाभ की स्थिति में भी ले जाएगा और इधर से आपको पश्चाताप की स्थिति में भी ले जाएगा। बुध के उपाय के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, ये बुधवार को ही किया जाता है। माँ दुर्गा को बुध की शाम को हम लोग नारियल जरूर चढ़ाते हैं ताकि राहु शांत रहे। अगर उसके साथ कोई भी ग्रीन कलर का फल या कोई मिठाई या कोई सब्जी, ऐसी कोई चीज, हम लंगर भंडारा, वो स्थान जहाँ पे मंदिर में पहले माथा टेका जाए, बाद में जो मर्जी प्रयोग करें, आपको माथा टेकना है हरी चीज से। उससे क्या होगा, राहु और बुध दोनों सेट हो जाते हैं। नारियल माँ दुर्गा में गया, चरणों में गया तो बलि, और हरी चीज माँ दुर्गा के पास पहुंच गई तो उत्तम योग, दोनों शुभ हो जाते हैं। और अगर जो बेटियां होती हैं हमारी, कन्याएं, पुत्रियां, उनको कोई प्रॉब्लम हो और माँ बाप की कुंडली में बुध ठीक ना हो, तो वहां पर हमें एक नारियल के साथ 5 हरी श्रृंगार की वस्तुएं माँ दुर्गा को चढ़ानी चाहिए, जैसे हरी चूड़ियां, हरी बिंदी, हरी मेहंदी, हरा क्लिप, हरा कुछ ना कुछ बालों के लिए कोई रबर, ऐसे। तो 5 श्रृंगार की हरी चीजें, एक जटा वाला नारियल,
भी बुधवार शाम को वो लोग चढ़ा सकते हैं जिनकी पुत्रियों को कोई प्रॉब्लम है, बेटियों को कोई प्रॉब्लम है। विशेषकर ये उपाय मैं उन लोगों से तो ज़रूर कराता हूँ जिनकी बेटियाँ विदेश चली गई हैं पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, है ना, तो उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा उपाय है। और जो बच्चियाँ अगर मान लीजिए आफ्टर मैरिज ससुराल में प्रॉब्लम में है या कोई हेल्थ में प्रॉब्लम में है तो उनके लिए भी अच्छा उपाय है। तो मकर लगन वालों ने समझ लिया होगा, बुध ग्रह जहाँ भाग्य का स्वामी है, आपको पन्ना धारण करना है, आपको हरा कपड़ा धारण करना है, आपको बुध के मंत्र पढ़ सकते हैं, आप माँ दुर्गा की भक्ति कर सकते हैं आप, क्योंकि माँ दुर्गा का जो कंजक रूप है उसे बुध ही कहा गया है। और बुध को ट्यून भी करना है आपने किसी छोटी कन्या की सहायता भी करनी है। इससे आपका भाग्य भी उत्तम रहेगा और रोग शत्रु कर्जा भी आपको सता नहीं पाएगा। आइए अब मकर लगन के अष्टम स्थान पर चलते हैं, जिसको मृत्यु स्थान कहा गया है, जिसको बदनामी का स्थान कहा गया है, जिसको किसी चीज के गुम हो जाने का स्थान कहा गया है, कलंक भी लगता है अष्टम भाव अगर जाग जाए तो। यहां पर आपके सिंह राशि आती है। मकर लगन वालों को ध्यान से समझना चाहिए कि सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, आपके लगन के स्वामी शनि होते हैं। सूर्य और शनि में 36 का आंकड़ा है, समझेंगे। तो इसलिए सूर्य और शनि जो है उसकी आपस में मित्र भावना नहीं है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और कथा भी आप लोग जानते ही हैं। हालांकि सूर्य देव को पिता और शनि देव को पुत्र का मान मिला हुआ है, पर पिता और पुत्र का मतभेद है। इसलिए अष्टम स्थान आपके लिए बहुत ही खराब जाएगा, क्योंकि वो आपके महाशत्रु का स्थान है सूर्य देव का। ऐसे में आपको सूर्य को ट्यून नहीं करना है, ऐसे में आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग भी नहीं करना है। सूर्य देव का माणिक गलती से भी नहीं पहनना, तांबे की गड़बी में जल भी नहीं पी सकते आप, गुड़ भी खाना वर्जित रहता है क्योंकि उससे सूर्य की शक्ति को बल मिल जाता है, ठीक है। ऐसे में आपको सूर्य की डोनेशन करनी है, दान करना है। तो सूर्य का उत्तम दान आपको बता देता हूं कि मकर को लाभ ही हो जाए, वो है गौ माता की सेवा, गुड़ और दलिए और कनक से या चोकर के लड्डू से, या गऊ के अंदर प्रोटीन की शक्ति बढ़ा देती है, छान बूरा कहते हैं उसको, बासी रोटी जो हमारे बुजुर्ग भी खाते हैं, रात की बची बासी रोटी सुबह कच्चे दूध के साथ किसी दिन खा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा शक्ति अनाज में कितनी होती है। तो बासी रोटी वो भी गाय के लिए बहुत उत्तम मानी गई है, गुड़ वाली रोटी भी गाय के लिए बड़ी उत्तम मानी गई है, चोकर के लड्डू गाय के लिए बड़े उत्तम माने गए हैं। तो गौ माता की सेवा आप सूर्य की वस्तुओं के करेंगे तो सूर्य की वस्तुएं प्रोसेसिंग मशीन यानी कि गौ माता के अंदर जाएगी, और शुभ शुक्र जिसको हम गोमूत्र और गोबर कहते हैं, जहाँ लक्ष्मी का वास है, शुभ शुक्र बन के निकलेगी। इस तरह आपका अष्टम भाव ट्यून होगा। अन्यथा सूर्य आपकी कुंडली में जहां भी पड़ा होगा उस भाव का नुकसान कर देगा, क्योंकि मकर लगन के लिए मृत्यु देवता है, अष्टम स्थान का लॉर्ड है। जिस भाव में जाएगा उस भाव के रिश्ते को खराब करेगा, उस भाव से मिलने वाली चीज़ों को खराब करेगा। इसलिए ध्यान रखिए, सूर्य की चीज़ों का आपको डोनेशन करना है, स्ट्रांग नहीं करना है, इवन की मंत्रों से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषी से जब आप बात करेंगे ना तो टेक्निकल बातें मिलेंगी, वहाँ पर जल चढ़ाना या गायत्री मंत्र पढ़ना थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि शनि वीक हो जाता है उससे। मकर लगन का अब बात करेंगे 12वां भाव किसके पास है। मकर लगन का 12वां भाव है देव गुरु बृहस्पति के पास। देव गुरु बृहस्पति क्योंकि आपके लगन में 10 आएगा तो पिछले घर में 9 नंबर राशि आएगी, धनु राशि के स्वामी है ना, तो धनु राशि आएगी आपके 12वें घर में, जो आपके लिए खर्च का कारक है, व्यय स्थान, जो आपके लिए लीगल प्रॉब्लम्स का कारक है, जो आपके लिए हॉस्पिटल की यात्रा का कारक है, इवन कि अगर गुरु और राहु मिल गए आपकी कुंडली में तो जेल यात्रा का कारक है। ध्यान रख लीजिए, यहां पर बृहस्पति इतना खराब ग्रह माना गया है क्योंकि इसकी दूसरी राशि आपके तीसरे घर में आती है, तो वो डिसीजन पावर होती है, वो भी नेगेटिव हो जाती है अगर बृहस्पति कुंडली में नीच हो, अस्त हो, वक्री हो, राहु या केतु के पितृदोष में हो। तो ऐसे में मैं आपको बता देता हूं, कई लोग बृहस्पति की दशा में पुखराज पहन लेते हैं, ये भी नहीं देखते लगन कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है, बस ये देख लेते हैं कि पहले राहु की 18 साल की दशा थी,
उसके बाद सबने कहा गुरु की गोल्डन दशा होती है। गुरु की गोल्डन दशा आपके लिए नहीं बनी हुई, वो तो उल्टा आपका गोल्ड बिकवा देगा। वो तो बृहस्पति जो है नेगेटिव होकर घर का गोल्ड, घर का पैसा, घर का नाम यश खराब कर देता है, क्योंकि एंटी प्लैनेट है आपके लिए। तो आपको पीली चीजों का भी दान ही करना है, समझ गए? तो येलो चीजें भी आपके लिए डोनेटेबल हैं, सूर्य की मैरून चीजें भी आपके लिए डोनेटेबल हैं, लेकिन आपका जो छठा भाव है बुध, वो आपके लिए ट्यूनेबल है। तो अगर सूर्य और गुरु दोनों आपको ट्यून करने हैं तो एक फॉर्मूला समझ लीजिए, गुड़ चना। गुड़ चना के चने के ऊपर, पीले चने के ऊपर गुड़ की कोटिंग हुई होती है, भुने हुए चनों के ऊपर। गुड़ चना आप बच्चों में बांटिए, गाय को खिलाइए गुड़ चना। दोनों आइटम एक साथ चली जाएंगी, सूर्य भी और बृहस्पति भी। बच्चों की जो खट्टी मीठी गोलियां होती है ना, संतरे वाली गोलियां, ऑरेंज वाली, वो बच्चों में बांटा कीजिए। एक तो उसमें खटास है, वो केतु को ले जाएगी साथ में, सबसे अच्छा होता है केतु का दान करना। एक उसका कलर जो है वो सूर्य और बृहस्पति दोनों को मिलकर केसरिया बना होता है। तो गुड़ चना, संतरे वाली गोलियां बच्चों में बांटा कीजिए। अक्सर अपनी गाड़ी में रख लीजिए, अपने स्कूटर में रख लीजिए, अपने बैग में रख लीजिए, जहां 4-5 बच्चे मिले उनको संतरे वाली टॉफियां दीजिए। मकर लगन का ना 8वां भाव बुरा फल देगा, ना 12वां भाव। तो याद रख लीजिए, आपके मोस्ट नेगेटिव प्लैनेट हैं सूर्य और बृहस्पति। आप पुखराज नहीं पहन सकते। रतन थेरेपी में आपको पन्ना, नीलम और डायमंड पड़ता है। डायमंड 7 रत्ती का महंगा बहुत होगा, 5-6 लाख रुपया लगेगा, तो ओपल पहन लीजिए, समझ गए? 7 से 8 रत्ती का नीलम, पन्ना और ओपल का त्रिशक्ति बनाइए। जैसे मैंने रेड येलो व्हाइट पहना है, आपने ग्रीन, ब्लैक और क्रीम पहनना है। आपको कई बार मैं इस स्क्रीन के माध्यम से दिखा चुका हूँ, अभी भी दिखा सकता हूँ। ये लीजिए, इसमें है, खोल के दिखा देता हूँ क्योंकि आज नंबर ही आपका है। ये लीजिए, इसको आप समझ लीजिए, ये मकर के लिए भी काम का है और कुंभ के लिए भी काम का है। इसमें जो आपको ब्लैकिश सा दिख रहा है वो शनिदेव है, ग्रीन जो दिख रहा है वो बुध महाराज है, ऊपर जो डायमंड दिख रहा है शुक्र का, ये जरकन है, उपरत्नों का है, ये शुक्र का है। बुध शुक्र शनि आपको, जैसे मैंने यहाँ पहने हैं रेड येलो, आपको ग्रीन ब्लैक क्रीम पहनने हैं। तो दोस्तों ये थी मकर लगन की कहानी, ठीक है? और लगभग 27 मिनट हुए हैं, तो आधा घंटा आपको मिला है। अब आधा घंटा जो है वो कुंभ लगन की बात चलेगी। कुंभ लगन जो है वो भी शनिदेव का ही लगन है, ये भी याद रख लीजिए। 27 मिनट पे कुंभ लगन शुरू किया है, 27 मिनट कुंभ लगन। कुंभ लगन जो है वो भी शनिदेव का ही लगन है, वहां पर भी वो दैत्य श्रेणी का ही लगन है। उसके लिए भी यही थेरेपी काम आनी है जो मैंने अभी अभी आपको दिखाई। ग्रीन, ब्लैक एंड क्रीम। ग्रीन बुध है, ब्लैक शनि है और क्रीम शुक्र है। ये तीनों आपके योगकारी ग्रह हैं, लगनेश, पंचमेश और नवमेश। इनको मजबूत करने का मतलब है कि लगन को मजबूत करना। लगन क्या हो गया? नेम फेम। लगन जो है पर्सनैलिटी, हेड टू टोज। पंचम क्या हो गया? गृहस्थी का घर, क्योंकि वहां से संतान का सुख मिलना है। वो गृहस्थी को मजबूत करता है। क्यों? संतान तभी आएगी जब पत्नी आएगी, पत्नी के साथ स्नेह संबंध होगा तो संतान होगी। तो गृहस्थी का घर पंचम है, उसमें विवाह का सुख और औलाद का सुख दोनों छुपे हुए हैं। और तीसरा इसमें कौन सा है? भाग्य का सुख। जैसे मेरा जो कलर थेरेपी है वो रेड येलो व्हाइट है, मैं वृश्चिक लगन हूं। आप जो मकर और कुंभ हैं उनके लिए ग्रीन ब्लैक क्रीम है। तो इसमें छुपा हुआ है बुध, शुक्र और शनि। इन तीनों को आपको जोड़कर अपने गले में त्रिशक्ति लॉकेट के रूप में धारण करना है। त्रिशक्ति लॉकेट के रूप में धारण करना है। तो ये आपको हेल्थ, फैमिली, फाइनेंस, ये तीनों सुख दे देगा, ठीक है? अरे क्यों लंबी लंबी कहानियां लिख रहे हो भाई? कौन, किसने लिखी है ये इतनी लंबी कहानी? सनी बलराज। सनी भैया तुम तो पुराने क्लाइंट हो, तुम तो पुराने फेसबुक फ्रेंड हो। अगर ऐसे डिस्टर्ब करना है तो मैं समझता हूँ कि तुम्हें आज कोई पिक्चर देख लेनी चाहिए। क्यों अपना टाइम और डाटा वेस्ट कर रहे हो मेरे ऊपर? समझ गए?
तो ये इतनी लंबी कहानियां लिख रहे हो ना, मेरा माइंड डिस्टर्ब करते हो आप लोग। हालांकि आजकल मैंने आपके नाम लेने बंद कर दिए हैं, आपके क्वेश्चन पढ़ने बंद कर दिए हैं, फिर भी आप लोग ना, मैं देखता हूँ सीरियस नहीं है। तो नॉन सीरियस जो लोग हैं, मैं उनको कृपया ऐसे देखिए, बहुत कम करता हूँ मैं ऐसे, मैं कुछ और भी कर देता हूँ बाद में, अभी अभी पहले मैं ऐसे ही करता हूँ, प्लीज़, ठीक है। क्या आप फालतू की बातें लिख रहे हो इसके ऊपर कमेंट लाइन में, सारा देखो 3 मिनट आपने वेस्ट किए हैं। तो कुंभ लगन को मैं बता रहा था कि आपके लगन पंचम नवम को अगर आपने स्ट्रांग रखना है, ग्रीन ब्लैक क्रीम कलर के कपड़े पहने, बुध शुक्र और शनि के पाठ पूजा मंत्र करें। बुध की देवी माता दुर्गा है, शुक्र की देवी माता लक्ष्मी है और शनि देव की देवी माता कालिका है। मकर और लगन दोनों के लिए बड़ा यूजफुल है ये। बुध शुक्र शनि, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ कालिका और सरस्वती का रूप बुध होता है, माता सरस्वती। इनका तीनों का स्ट्रांग मंत्र है जो इस लॉकेट को हम लोग बीज मंत्रों के बाद माँ के इस मंत्र से भी प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, नीचे फिर जाकर रुद्राक्ष लगता है, वो है ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें बीज मंत्र है देवी के। ऐंग जो बीज मंत्र है वो माता सरस्वती का है, ह्रीं जो बीज मंत्र है वो माँ लक्ष्मी का है, और क्लींग जो बीज मंत्र है वो संहार करती है माँ कालिका है। ऐंग जो है सरस्वती, वो बुद्धि देती है, वाणी देती है, डिसीजन की पावर देती है, विद्या देती है, शिक्षा देती है। तो कौन सा ग्रह प्रसन्न होगा? बुध ग्रह। ह्रीं जो बीज मंत्र है वो खुशहाली देती है, वीर्य की पुष्टि देती है, जीवन में सुख सुविधाएं, धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी माता। तो कौन सा ग्रह प्रसन्न हुआ? शुक्र ग्रह। और क्लींग जो बीज मंत्र है वो माँ कालिका का है, जो रोग शत्रु कर्जे के ऊपर विजय श्री देती है। तो ये 3 जो रतन अभी आपको दिखाए वो है ऐंग ह्रीं क्लींग, लक्ष्मी, कालिका और माँ सरस्वती। बुध शुक्र शनि का सूचक है। वो जब हम अपने गले में कवच के रूप में पहन लेते हैं तो देवी की शक्ति समझ लीजिए हमारे आभा मंडल में होती है, अगर हमें सही तरीके से ट्यून करना आ गया। हमें यह ढूंढना पड़ता है कि हमारा नेगेटिव प्लैनेट्स कौन से हैं, उनको अपनी ऑरा से निकालना पड़ता है, फिर जाकर हमारी त्रिशक्ति मजबूत होती है। तो ये भी समझ लीजिए राहु और केतु 2 ऐसे छाया ग्रह हैं जो कुंडली में दोष का निर्माण करते हैं। हालांकि भगवान ने इनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि लोगों के कर्मों के ऊपर तुमने नजर रखनी है, नियंत्रण करना है, ठीक है। भगवान के पार्षद जय और विजय हैं राहु और केतु का अगला रूप, और शंकर भगवान जो संहार करते हैं वो सारा जितना भी हमारा लेखा जोखा है वो राहु और केतु से ही लेते हैं, ठीक है। एक राहु जो है वो भी एक वकील है, केतु जो है वो भी एक वकील है, न्यायाधीश शनिदेव हैं और संविधान शंकर भगवान है। समझ के बात को। तो राहु केतु जो हैं वो कुंडली में दोष का निर्माण करते हैं, याद रख लीजिए। वही हमारे डिसीजन को भटकाएंगे, क्योंकि वो हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं भगवान, कि देखते हैं राहु जो करवाएगा ये करता है। तो इसलिए हमें बचना ही केवल उनसे होता है। राहु केतु ही तो हैं जो पितृदोष पैदा करते हैं। राहु केतु ये हैं कि जो सूर्य और चंद्र के साथ मिल गए उसको ग्रहण दोष कर देते हैं, जो मंगल के साथ मिल गए उसको अंगारक दोष बना देते हैं, जो गुरु के साथ मिल गए उसको गुरु चंडाल कर देते हैं, जो शुक्र के साथ मिल जाते हैं वो लक्ष्मी को श्रापित कर देते हैं, जो शनि के साथ मिल गए तो शनि को प्रेत छाया कर देते हैं राहु केतु। तो इन 2 ग्रहों की नेगेटिविटी से जो निकल गया उसको ये त्रिशक्ति बचाता है फिर। और जो आजकल पितृपक्ष चल रहा है इसमें पितरों के नाम के दान पुण्य करना और गति करवाना, ये भी राहु और केतु के पंजे से मुक्ति की तरफ एक इशारा होता है। इससे बृहस्पति बढ़िया हो जाता है, क्योंकि हमारे 4 फादर्स के लिए हम करते हैं। और आजकल के पितृपक्ष में ही पूरा पखवाड़ा अमावस तक आप अपने निकट एस्ट्रोलॉजर पुरोहित से मिल सकते हैं। कुंडली वाला पितृदोष भी दूर किया जाता है, क्योंकि इस समय धरती पे वास होता है, समझ गए। धरती पे वास ही उन ग्रहों की एनर्जीज का होता है। इसके ठीक बाद फिर देवी का वास होना है, मल मास के बाद, अधिक मास के बाद फिर माँ दुर्गा के नवरात्रे आते हैं। उसके ठीक दशमी के 20 दिन बाद फिर माता लक्ष्मी विचरती है कार्तिक की पूर्णिमा को, अमावस्या को,
दीपावली के रूप में। तो ये चीज़ें बड़ी ही टेक्निकल है, बड़ी ही साइंटिफिक है, बड़ी ही समझने वाली है। तो इसको आप समझ जाएंगे तो आप बहुत चीज़ों को ठीक कर लेंगे। तो ये पितृपक्ष चल रहा है, कुंडली वाले पितृदोष भी ठीक किए जा सकते हैं और गति भी करवाई जा सकती है बुजुर्गों के नाम की। इससे राहु केतु के जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है, फिर जाकर ये जेम्स थेरेपी काम आती है। नहीं तो लोग सीधा नेट से चेक कर लिया, मोबाइल में भर के देख लिया, है ना, कौन सा रतन पड़ेगा जी, कौन सा पड़ेगा, पुखराज पड़ेगा, पहन लिया, फिर पहनने के बाद कहेंगे वो होता तो कुछ है नहीं है। होएगा ही नहीं कुछ आपको, जितने मर्जी महंगे स्टोन पहन लो कुछ भी नहीं होगा अगर थ्योरी के साथ नहीं चलेंगे। अगर हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना कि डॉक्टर साहब हमें ताकत की दवाई दे दो, कोई वाइटामिन दे दो, वो पहले नाड़ी चेक करेगा कि भैया पेट में गड़बड़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तुम्हारा ठीक है, डायबिटीज तो नहीं है, वेन्स तो नहीं ब्लॉक है तुम्हारी, पहले ये चीजें चेक करेगा। इवन कि जब ऑपरेशन भी करना होता है डॉक्टर ने तो वो पहले बॉडी को नॉर्मल करते हैं फिर ऑपरेट करते हैं। और जब फिर ये सारी चीजों को निकालते हैं विकारों को, उसके बाद कहेंगे अब लीजिए ये विटामिन्स, अब लीजिए ये 7 C's के कैप्सूल। समझ गए? कई लोग सीधा केमिस्ट की शॉप से, हम जो इंडियंस हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी केमिस्ट की शॉप से दवाई नहीं मिलती ऐसे बिना डॉक्टर की पर्ची से। केवल हम लोग हैं, टीवी में ऐड देखी, अरे अश्वगंधा, ओए चिंकारा, चलो जी शाम को ले आते हैं, हॉर्लिक्स, बूस्ट, पता नहीं क्या क्या, सिर्फ हम लोग हैं, सिर्फ हम लोगों को ही मूर्ख बनाया इन एडवर्टाइजमेंट कंपनीज ने, और हम बने हुए हैं हम, ठीक है। इसलिए पहले नेगेटिविटी दूर की जाती है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, प्राचीन चिकित्सा विज्ञान हो, पहले नेगेटिविटी दूर होती है, फिर इन रत्नों वतनों का फायदा है। अदरवाइज पैसे खर्च होंगे, बर्बाद होंगे और थोड़े दिनों बाद विश्वास टूटेगा आपका, ठीक है। इसको भी समझ लीजिए, तब फायदा होता है मेरी बातें सुनने का। अदरवाइज मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे स्टोन बेचने का, मेरा कोई काम नहीं है आपसे कोई मैं बोलूँ जी मेरा इसको शेयर कर दो, मैं अभी आपको फ्री में कुंडली देखूंगा, कोई ऐसा मेरा धंधा नहीं है, कोई कमर्शियल काम नहीं होता मेरे वाले इस प्रोग्राम में। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं आपको ये सारी बातें एक पेशेवर की तरह बता रहा हूँ, ठीक है। इसको समझ लीजिए, या तो बच जाइए या फिर रहने दीजिए, बस दोनों चीजें एक है। बीच में मत डोला कीजिए ऐसे ही, डूबने और बच गए डूब रहे, या तो बच जाइए या फिर रहने दीजिए, जो होता है होने दीजिए जीवन में, ठीक है। तो कुंभ लगन वालों, आपको मैं अब बता देता हूँ, आपको मेन बात तो मैंने बता दी है कि आपको बुध शुक्र शनि को स्ट्रांग करना है, ग्रीन ब्लैक क्रीम कलर पहनना है, पन्ना नीलम हीरा आपके लिए लकी स्टोन है, दुर्गा माँ के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे आपके लिए बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आपको बचकर रहना है राहु केतु की बुरी ऑरा से, तब जाकर आपको ये पन्ना नीलम हीरा फायदा देंगे। अब आइए कुंडली की टेक्निक की तरफ कि आपका षष्ठेश कौन सा है, 6th लॉर्ड कौन सा है जिसने रोग शत्रु कर्जे को बढ़ावा देना है। तो मकर लगन वालों के 6ठे भाव में चंद्रमा की राशि आती है करक, तो करक राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो ये समझ लीजिए बहुत परेशान होते हैं मकर लगन वाले, बहुत परेशान। क्यों? जिनका रोग शत्रु कर्जे का पक्का जड़ कारक स्वामी चंद्रमा है, वो हर 2.25 दिन बाद किसी ना किसी से शत्रुता कर बैठते हैं, चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। क्योंकि गोचर में जब चंद्रमा 2.25 दिन लगन में आ गया तो उनको अपने ऊपर ही गुस्सा चढ़ा होता है, अपने ऊपर ही खींच रहे होते हैं। गोचर में जब चंद्रमा दूसरे घर में आ गया उनको कुटुंब में ही गुस्सा चढ़ा होता है, पूरे परिवार के साथ ही उनको इरिटेशन हो जाती है। गोचर में जब चंद्रमा 2.25 दिन बाद तीसरे घर में आ गया उनको भाई बहनों के साथ खींच चढ़ी होती है। गोचर में चंद्रमा 4थे भाव में आ गया उनको माता के साथ खींच चढ़ी होती है। तो चंद्रमा आपको खींच चढ़ाने वाला ग्रह है। चंद्रमा आपको रोग शत्रु टेंशन कर्जा चिंता परेशानी देने वाला ग्रह है और हर 2.25 दिन बाद घूमता है। सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है। हर 2.25 दिन बाद चंद्रमा आपके लिए नई एक तरह की ना, मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ, मुसीबत पैदा कर देता है। तो आपको करना क्या है, क्योंकि ये इसकी एक ही राशि होती है, चंद्रमा तो किसी दूसरे घर का स्वामी नहीं है, आपके लिए पक्का शत्रु है ये। चावल चीनी आटा दूध गरीबों में दान कीजिए, बस सिंपल फार्मूला।
जहाँ लंगर लगे गुरुद्वारा साहब में जाइए वहाँ दान कर दीजिए ताकि लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और बहुत टेक्निकल रेमेडी लेनी है तो चंद्रमा की चीजें इन कुंभ लगन वालों को, क्योंकि आपके छठे भाव का स्वामी है, किसी बुजुर्ग बूढ़ी स्त्री को दान करना चाहिए जिसके बाल पककर सफेद हो चुके होते हैं और जीवन में भी उसके कई ऐसी ट्रेजेडीज हो चुकी होती हैं कि वो विधवा हो तो भी, वो सफेद बालों वाली हो तो भी, वो मजबूर हो परेशान हो तो भी आपको चंद्रमा की चीजें, चावल, चीनी, आटा, दूध, चांदी, ऐसे किसी निर्धन बुजुर्ग लेडी को दान करना चाहिए। तो कुंभ लगन वालों का छठा भाव उन्हें परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुंभ लगन के छठे भाव में चंद्र की राशि आ गई है। चंद्रमा जहां जाएगा, जिस घर में जाएगा, उस घर के साथ शत्रुता पैदा होती है आपकी। अगर कुंडली में जिस घर में है उस घर को तो पक्का शत्रु मान लिया जाता है, और गोचर में वो रोज हर 2.25 दिन बाद कुंभ लगन वालों को किसी न किसी से इरिटेट करवा देता है। तो यहाँ पर चंद्रमा एक मोस्ट नेगेटिव ग्रह है, क्योंकि इसकी दूसरी राशि होती नहीं है। अब आइए मकर लगन वालों के लिए अष्टमेश कौन है देख लेते हैं। 8वां घर जिसको मृत्यु स्थान कहा गया है, जिसको बदनामी और कलंक का घर कहा गया है, जिसको रहस्यमय कहते हैं ना, मेरे ऊपर किसी ने टूना कर दिया जी, ब्लैक मैजिक कर दिया जी, काला जादू कर दिया जी। और देखिए मैं आजकल टीवी चैनल में देखता हूँ वो रिया और सुशांत का केस चल रहा है, कितने बड़े लेवल के ऊपर, देखो एक नंबर 1 एक्टर हो गया था, उनके बीच में ब्लैक मैजिक कर दिया इसने काल सर्प दोष की पूजा करवाई है ना, और इसके ऊपर कुछ ना कुछ तंत्र क्रिया कर दी। देखो इतने बड़े लेवल पे भी ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। अब सारे भेद खुल रहे हैं उन लोगों के, तो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं उस लेवल पर भी जिस लेवल पे लोग सोच भी नहीं सकते। हालांकि सारे एक्टर्स ने अपने अपने हाथों में जेमस्टोन पहने हुए हैं, तो वो टेक्निकली जेमस्टोन पहनना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो एक साइंस है। लेकिन जब हैरानगी होती है, ये लोग कहते हैं जी काला जादू, ये लोग कहते हैं जी ब्लैक मैजिक, टूना टोटका, तंत्र क्रिया, तो ये बड़ी अजीब फीलिंग आती है कि देखिए किस लेवल पर पहुंचे हुए हैं, और आज भी वो इसी सिस्टम में उलझे हुए हैं। कि जेम थेरेपी तो चलो एक अलग चीज़ है, मैंने देखा अमिताभ बच्चन जी को पहने हुए, बड़े बड़े एक्टर्स को पहने हुए देखा, आजकल कपिल शर्मा का शो आ रहा है उसके भी यहाँ पे ओपल पहना हुआ है, तो मैंने देखा है, वो एक सिंपल बात है। लेकिन ये जब मैं सुनता हूँ ना वशीकरण, ब्लैक मैजिक, काला इलम, जादू टोना, तो मैं हैरान होता हूँ कि किस लेवल पर पहुंचे हुए हैं ये लोग, और अभी भी इस सिस्टम में उलझे हुए हैं। तो आप लोग अष्टम भाव को समझ लीजिए, वो ब्लैक मैजिक का घर होता है, वो तंत्र क्रियाओं का घर होता है। भ्रम पैदा, जैसे वो कहती है ना जी, इसको तो पेंटिंग से डर लगता था, रिया कहती है इसको दीवार को देखने से डर लगता था। एक होटल में ठहरे, वो कहता है इस रूम में नेगेटिविटी है। 8वां भाव करवाता है ये सब कुछ। 8वां भाव रहस्य, मिस्ट्रीज, खौफ पैदा करता है, रीजन टू डेथ ले जाता है, इसीलिए इसको फिर कहते हैं मृत्यु भाव। तो अष्टम स्थान का स्वामी समझ लेना चाहिए कौन सा ग्रह है, सब कुछ समझ लेना चाहिए। अब तो मैं सबको समझा ही चुका हूं, उसको ट्यून करना है, डाउन करना है, स्ट्रांग करना है, ये समझ लेना चाहिए। तो जो कुंभ लगन वाले हैं, आपके 8वें भाव में बुध की राशि आती है, कन्या राशि। तो बुध जो है कुंभ लगन वालों के लिए बड़ा ही योगकारी भी है, क्योंकि आपके पंचम भाव का भी स्वामी वही है। पन्ना भी आपको रिकमेंड किया हुआ है, मतलब पन्ना भी आपने पहनना है, ग्रीन कपड़ा भी पहनना है। लेकिन बुध ग्रह आपके लिए मिस्टीरियस हाउस का स्वामी भी है, आपको भ्रम भी पैदा कर सकता है, बदनामी भी करा सकता है, टूना टोटका भी आपके ऊपर हो सकता है। जादू टोना बड़ी आसानी से होता है जिनका अष्टम भाव का स्वामी बुध हो, क्योंकि बुध बुद्धि, ब्रेन को कहा गया, बड़ी जल्दी काबू किया जा सकता है। तो ऐसे में आपको अपना बुध स्ट्रांग ही रखना है हर हालत में, कि कोई दूसरा उसके ऊपर काबू ना कर सके, और उसको ट्यून करना है। ट्यून मैंने आपको सिखाई दिया है। बुध का ट्यूनिंग कंजक की सेवा से होता है, कन्या की सेवा से होता है, दुर्गा माँ की भक्ति से होता है। नवरात्रों के सारे व्रत रखने चाहिए ऐसे लोगों को जिनका बुध योगकारी भी हो और नेगेटिव हाउस का स्वामी भी हो। 9 के 9 व्रतों का पालन कीजिए, तो देखिए आपके सामने बुध की ट्यूनिंग हो जाएगी। और वैसे भी
जो नवरात्रे होते हैं उनमें तो 9 ग्रहों का ही पूजन हो जाता है, 9 ग्रहों का पूजन अपने आप होता है। उसमें जो कुंभ है, घड़ा है, कुंभ लगन वालों को बता रहा हूं, जो कुंभ है वो घड़ा है, वो भी बुध है। उसके ऊपर जो नारियल रखा जाता है वो राहु है। कुंभ में जल भर देते हैं वो चंद्रमा है। कुंभ के आसपास एक लाल दुपट्टा बांध देते हैं वो केतु है, या लाल धागा मौली का बांध देते हैं वो केतु है। वहां पर दिन रात ज्योत जगती है देसी घी की, वो शुक्र है। वहां पर दिन रात पाठ पूजन होता है वो बृहस्पति है। वहां पर अंत में काले चने का प्रसाद बनता है वो शनि देव का रूप है। तो 9 के 9 ग्रह अपने आप ट्यून होते हैं, 9 के 9 ग्रह। और पूजा मुख्यतः किसकी मानी जाती है? वो मानी जाती है बुध की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा। उसमें हम एक नारियल रखकर उसको दुर्गा सप्तशती सुनाते हैं राहु को, और फिर उसको बाद में विसर्जन कर दिया जाता है। समझ गए? तो नवरात्रे बुध की मेन पूजा होती है, बुध को स्ट्रॉन्ग करने की पूजा होती है, बुध की शक्ति बढ़ाने की पूजा होती है। तो वो इन लोगों को तो कर ही लेनी चाहिए। हालांकि वो सबके लिए यूनिवर्सल है क्योंकि उसमें सभी ग्रह आ गए हैं, लेकिन आप जो कुंभ लगन वाले हैं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानी जाती है नवरात्रों की पूजा। छोटी कंजक की सेवा करना, छोटी छोटी कंजकों को अक्सर गिफ्ट देते रहना। आपके घर में कोई वेडिंग एनिवर्सरी आ जाए, कोई बर्थडे आ जाए, कोई शुभ दिन आ जाए, आप तो एक ही नियम बना लीजिए, छोटी कंजक को उपहार देंगे। जो 11 नंबर कुंभ लगन वाले हैं तो आपका बुध एकदम ट्यून हो जाएगा, क्योंकि एक राशि आपकी योगकारी है, गृहस्थी संतान के घर में है, वहां से फल मिलेगा। और ये 8वां घर जो जादू टूने का घर है, भ्रम पैदा, खौफ पैदा करे, ये ठंडा हो जाएगा। तो ये है बुध का भेद जो मैंने आपको बता दिया है। आपके अष्टम भाव को ट्यून कर देगा और आपकी त्रिकोण को मजबूत कर देगा। आइए अब कुंभ लगन वालों के लिए देखते हैं 12वां भाव किसके पास है। 12वां भाव जो लीगल प्रॉब्लम्स देता है, 12वां भाव जो अनवांटेड खर्चे करवाता है। ऐसे एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं, हमने अभी आज गाड़ी ठीक कराई होगी, कल कोई नया खर्चा आ जाएगा, है ना। अभी जेब खाली की थी कि फलां चीज के ऊपर खर्चा किया, थोड़ा जेब को संभालते हैं फिर आ जाएगा कोई खर्चा। तो जितने अनवांटेड खर्चे होते हैं, परेशान करने वाले खर्चे होते हैं, जेब को खाली करते रहते हैं, वो 12वां भाव कराता है। वो हॉस्पिटल पे खर्चा करा देता है, वो कोर्ट कचहरी थाने मुकदमे जेल के ऊपर खर्चा करा देता है, वो लड़ाई झगड़े के ऊपर खर्चा करा देता है। समझ लीजिए जब आप कहते हैं ना मेरा रोज 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 अनवांटेड सा खर्चा हो रहा है, तो 12वां भाव कंट्रोल करने वाला है, जागृत होता है। तो ऐसे में आपको देखना पड़ेगा 12वें भाव का स्वामी कौन है। वो आपका परम शत्रु है, परम मित्र तो नहीं है। तो जो कुंभ लगन वाले हैं उनके लिए यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि 12वां भाव भी शनि देव का ही भाव है, क्योंकि 12वें भाव में मकर राशि आ जाएगी। तो कुंभ का लग्नेश भी शनि, व्ययेश भी शनि। तो ऐसे में अब आपको समझ लेना चाहिए कि इसको आप टोटल लॉस नहीं कर सकते डोनेशन के माध्यम से, इसको आपको ट्यून करना पड़ेगा। क्योंकि कहाँ तो मैंने आपको बताया ब्लैक कलर पहनिए, कहाँ मैंने आपको बताया लोहे का कड़ा पहन लीजिए, कहाँ मैंने बताया आपको नीलम पहन लीजिए। और अब शनि देव जी आपके लिए 12वें घर के भी स्वामी हैं। तो शनि का खर्चा भी कीजिए, शनि देव का खर्चा वहां कीजिए जहां शनि प्रसन्न हो जाए। शनि क्योंकि सूर्य का पुत्र है, शनि सूर्य पुत्र की जब आप कथा सुनेंगे तो वो ऐसे ही बियाबान उजाड़ जंगलों में नंगे पांव घूमता रहता था शनि जो है। अगर आप शनि देव की कहानी पढ़ेंगे ना, शनि पुराण, तो आप उसमें ये जानकारियां मिलेंगी कि ये अपने पिता से रूठ कर, अपनी माँ से रूठ कर, ये शनि देव उजाड़ बियाबान जंगलों में घूमता था, नंगे पैर फटे हाल। तो जिसने शनिदेव के साथ दोस्ती की, जिसने सहारा दिया, फिर शनिदेव उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो शनिदेव जो हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? वो ठीक उसी रूप में मिलेंगे जो नंगे पांव घूमता बच्चा हो, जो ऐसे आधे उधड़े कपड़ों में घूम रहा हो, ना नहाया हो ना धोया हो। उस ऐसे स्लम्स एरिया में आप चले जाइए, वहां पर आप बच्चों को विशेषकर चप्पल दान कीजिए, शूज दान कीजिए, जुराबे दान कीजिए।
क्योंकि ये जो निचले टांगों के हिस्से, पाँव के हिस्से शनिदेव के पास हैं। चप्पल, शूज उन बच्चों को दीजिए जो नीडी हैं, वो खुश होंगे। जब आपने इस बच्चे के चेहरे पे हंसी ला दी, खुशी ला दी, तो समझ लीजिए शनि ट्यून हो गए, प्रसन्न हो गए, तंग नहीं करेंगे फिर। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को आप जलजीरा पिला सकते हैं, ब्लैक कोई भी कोक, कोल्ड ड्रिंक पिला सकते हैं, समझ गए, चॉकलेट भेंट कर सकते हैं। तो ये शनि को प्रसन्न करना, छोटे उन बच्चों को प्रसन्न करना है जो स्लम्स एरिया में आपको मिलेंगे। उनकी शिक्षा, उनकी एजुकेशन का कुछ ना कुछ ख्याल कीजिए। काले गुलाब जामुन बांट दीजिए उन्हें, जामुने जो होती हैं वो खिला सकते हैं। ब्लैक चीज़ों का डोनेशन करेंगे उन बच्चों को जो स्लम्स में हैं, तो शनि देव ट्यून होंगे। शनि मंदिर में जाइए, वहाँ पर शनिदेव को सरसों का तेल, उड़द की दाल या काले तिल, 1-1 रुपए के 8 सिक्के शनिदेव की प्रतिमा पर मंदिर में जाकर तेल अभिषेक कीजिए, शनिदेव प्रसन्न होंगे आपसे। ओम शम शनेश्चराय नमः, नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम, छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। शनिदेव के मंत्र जाप कीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्चराय नमः। तो जितना कुंभ और मकर दोनों लगन शनि के भक्त बनेंगे, आपके लिए शनिदेव कई प्रकार के रास्ते खोल देंगे। और अब 2020 की 29 सितंबर को शनिदेव मार्गी भी हो जाएंगे, जो पिछले मई से वक्री है। शनिदेव जैसे ही वक्री हो जाते हैं ना, काम धंधे ठप हो जाते हैं, क्योंकि लोहे की मशीन शनिदेव की है, डीजल शनिदेव का है, तेल शनिदेव का है, मजदूर, कारीगर, फोरमैन, लोहे की टिप्स जिससे वो खराद मशीन की छिलाई करते हैं हम अपने प्रोडक्ट को शेप करने के लिए, जो हमारे ड्रिल सेट होते हैं, सब शनिदेव के होते हैं। तो शनिदेव की पूजा मकर और कुंभ लगन वालों को क्या से क्या बना सकती है। शनिदेव का दान उस जगह पर जाके करना जहां बच्चे प्रसन्न हो जाएं। कभी भी गलती से शनि की चीजों को आप बिल्कुल डाउन नहीं कर सकते, याद रख लीजिए। कभी कभी समाज सेवा में, जैसे आजकल लंगर बहुत बंटा है लॉकडाउन में, कभी कभी ऐसा करना पड़ जाता है। जैसे मैं भी खुद कहीं 2-4 जगह गया हूं, तो हमने थैलियां बांटी। अब उस थैली में शनिदेव की चीज भी है, शुक्र की भी है, बुध की भी है, ऐसा हो जाता है। हर जगह हम ध्यान भी नहीं रख सकते। 40 लोग खड़े हो तो मैं कहूँ मैं तो भाई शनि की चीज नहीं बांटूंगा, मैंने तो नीलम पहना, ऐसा भी नहीं हो, ऐसा भी नहीं हम कर सकते सामाजिक जीवन में। तो कई बार ऐसे हो जाता है हमारे हाथ से, शनिदेव की चीजों का ऐसा डोनेशन हो जाता है जो उसका खर्च माना जाता है, और वो योगकारी जिनका दैत्य लगन वालों का होता है ना, उन्हें सूट नहीं करेगी। तो ऐसे में फिर आपको, जब मान लीजिए गलती से ऐसा शनि का डोनेशन हमने कर दिया कि शनि वीक हो गया, तो आपको डबल शनिदेव की भक्ति करनी चाहिए। फिर तो आप शनि मंदिर में जाएं, शनिदेव को 1.25 मीटर काला कपड़ा भेंट करें, उड़द की दाल भेंट करें, उनके चरणों में भी एक नारियल रख दें, क्योंकि राहु शनिदेव का ही चेला है, वहां पर भी जाके वो ठंडा ही हो जाता है। उनको तेल अभिषेक करें, वहां जाकर 8 सिक्के चढ़ाएं और शनिदेव के प्रांगण में एक साइड पर बैठ जाएं। शनिदेव की आंखों के सामने कभी ना जाएं, ना मकर वाले, ना कुंभ वाले, ना बाकी दैत्य श्रेणी वाले, ना बाकी श्रद्धालु। शनिदेव के चाहे दाएं खड़े हो जाएं, चाहे बाएं खड़े हो जाएं, या बैठ जाएं आराम से, वहां पर एक माला शनिदेव के किसी भी पाठ की, किसी भी मंत्र की, या शनि चालीसा अवश्य पढ़ दें। तो अगर आपने गलती से भी शनि को डाउन किया होगा, विशेषकर कुंभ लगन वालों ने, क्योंकि आपका लग्नेश भी है और 12वें घर का भी स्वामी है, या कई ऐसे नेगेटिव से उपाय किए जाते हैं जो रेड बुक स्टाइल होते हैं ना, कि लोहे की बांसुरी में भर दो चीनी और दबा दो, है ना, सुरमा दबा दो, और क्या, मेरे पास बड़े क्लाइंट आते हैं ऐसे फंसे हुए, जिन्होंने ऐसे उपाय कर दिए फिर काबू नहीं आते। एक कहता, मैंने जी एक बोतल में तेल डाला, पता नहीं शराब डाली, उसके ऊपर कॉक लगा के उसको उल्टा दबा दिया छप्पड़ में जाके। तो मैंने कहा उससे क्या हुआ? कहता, पंडित जी मेरा कारखाना बंद हो गया, मेरी फैक्ट्री को ताले लग गए, मेरी लेबर सारा एडवांस लेके भाग गई। तो मैंने कहा ये तुमने शनिदेव को उल्टा करके टांगा क्यों था? तो कोई रावण है, रावण ने टांगा था शनिदेव को, और उसका भी हाल ऐसा किया था हनुमान जी और शनिदेव ने मिलके कि उसकी सारी सोने की लंका को धूं धूं करके काला कर दिया था।
तो तू कोई रावण तो है नहीं जो उल्टा करके तेल की बोतल में शनिदेव को लटका रहा है। तो तेरा कारखाना बंद होना ही था। तो गलती से जो लोग ऐसे उपाय कर बैठते हैं उनको एक न्यूट्रल थेरेपी भी हम लोग करवाते हैं। जो लोग ऐसे रेड बुक के उपाय, जी तांबे की गड़बी में हरी मूंगी डाली और उसको ढक्कन लगाया और उसको विसर्जित कर दिया। अब सिंह लगन वालों ने अगर ये कर दिया, क्योंकि उनके लिए तांबा क्या है, लग्नेश, हरी मूंगी क्या है, धन का स्वामी और लाभ का स्वामी, उनको इकट्ठा करके बंद कराते हैं और जल प्रवाह करवा देते हैं। लो जी, सिंह लगन वाले बर्बाद हो गए ये वाला उपाय करके। तो फिर हमारे पास एक उपाय होता है जिससे हम न्यूट्रल करते हैं सारे ग्रहों को। पहले सबको एक लाइन पे ट्यून कर लेते हैं बॉडी की ऑरा में, फिर उसके बाद लगन पंचम नवम की थ्योरी बताते हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, कुंभ लगन अब आपने समझ लिया है, मकर लगन अब आपने समझ लिया है। मकर लगन वालों को समझ लेना चाहिए कि आपका मोस्ट नेगेटिव उपाय जो करना है वो है सूर्य और बृहस्पति का। तो गुड़ चना आप गाय को खिलाइएगा। और कुंभ लगन वालों को जो मोस्ट नेगेटिव प्लेनेट है उसका उपाय है वो चंद्रमा का है, क्योंकि चंद्रमा की राशि आपके छठे भाव में आती है। बाकी 8वां और 12वां भाव आप दोनों के लिए ट्यून करने वाला है, विशेषकर कुंभ लगन वालों के लिए। तो कुंभ लगन वालों को मोस्ट नेगेटिव चंद्रमा का दान हमेशा, चाहे रोज भी कर सकते हैं, करते ही रहना चाहिए। चावल, चीनी, आटा, दूध। और मकर लगन वालों को सूर्य की चीजें, गुड़ है, दलिया है, मीठी गुड़ की रोटियां हैं, शक्कर है, तांबे की चीजें आप दान कर सकते हैं। तो ये आपको बांटते रहना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये मकर और कुंभ की ये जो त्रिक भावों की कहानी पंडित राजन शर्मा की जुबानी आपने सुन ली है। तो अब कल बात करेंगे 12 नंबर मीन लगन के ऊपर। मीन लगन को बताएंगे कि किस प्रकार आपको 6th, 8th एंड 12th हाउस को कंट्रोल करना है। तो मैं समझता हूं जो बहुत देर से वेट कर रहे हैं मीन लगन वाले, कल उनकी वेट समाप्त हो जाएगी। तो अब तक आप 11 लगन सुन चुके हैं, और जिन लोगों के अर्ली जो एपिसोड थे वो मिस हो गए थे, उन्हें YouTube पर भी अपलोड कर दिया गया है। जो लोग इसको दोबारा सुनना चाहते हैं, दोबारा समझना चाहते हैं, वो YouTube पर जाकर पंडित राजन शर्मा लुधियाना लिखेंगे तो वहाँ आपको मेरी फ़ोटो दिख जाएगी। आपको अपने आप पता चल जाएगा ये अपने वाले पंडित जी का ही चैनल है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दूसरों से भी करवाइए। अब थोड़ी देर शांत किया हुआ था मैंने यूट्यूब को, अब उसको भी मैंने एक्टिव कर दिया है। तो वहाँ पर भी आप, जैसे यहाँ पे मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं और इसको शेयर करते हैं, वहाँ जाकर भी आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और वहाँ से भी शेयर का ऑप्शन आता है, अपनी अपनी वॉल पे शेयर करके सबको बताइए कि अगर ज्योतिष विद्या को प्रोफेशनल वे से समझना है, सीखना है, तो इस चैनल के ऊपर आप लोग पंडित राजन शर्मा से सारा समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई कमर्शियल पार्ट नहीं है, यहाँ सारा टोटल प्रोफेशनली एक टीचर की तरह, एक गाइड की तरह, एक काउंसलर की तरह, एक स्टूडेंट की तरह, एक दोस्त की तरह आपके साथ साझा किया जाता है, ताकि आप इसको कम से कम समझ लें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए। जब आप उनकी कुंडलियां खोल के देखें, पता चल जाए इसका लगन कौन सा है, तो सीधा आप बता सकते हैं फिर भैया ये तुम्हारी ये श्रेणी है। अगर देव श्रेणी है तो रेड येलो व्हाइट थ्योरी में आ जाओ, मूंगा मोती पुखराज पहनो। दैत्य श्रेणी में है तो ग्रीन ब्लैक थ्योरी में आ जाओ, पन्ना नीलम डायमंड पहनो। लेकिन उससे पहले राहु और केतु का अगर कोई श्राप हो कुंडली में, कोई पितृदोष हो, कोई काल सर्प दोष हो, उसको जरूर शांत करवाइए। अदरवाइज ये स्टोन कोई फायदा नहीं देते, चाहे जितना मर्जी महंगा पहन लीजिए। सबसे पहले नेगेटिव ग्रह की रेमेडी की जाती है, फिर जाकर पॉजिटिव विटामिन खाए जाते हैं। अगर किसी इंसान को अंदर बीमारी हो, है ना, कैंसर हो, किसी को कैंसर हो, उसको बोलो रोज घी पिया कर, रोज दूध खाया कर, दही खाया कर, मक्खन खाया कर, तो कैंसर नहीं ठीक होगा। वो दूध, दही, मक्खन, घी भी अंदर जाकर कैंसर से ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले डॉक्टर फिर कैंसर को बाहर निकालता है, उस अल्सर को बाहर निकालता है, उस जड़ को बाहर निकालता है, उस पीस को लेबोरेटरी में भेजते हैं। फिर वो समझिए, पहले कैंसर को बाहर निकालते हैं, फिर कहते हैं अब ले ताकत की गोलियां, अब विटामिन खा। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा साइंस है, ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है भारतवर्ष का।
पूरी दुनिया में किसी के पास ये विद्या नहीं है कि घर में बच्चा पैदा हो जाए, उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस हमें मिल जाए, हम उसी दिन बता देंगे कि इसकी शादी कैसी होगी, क्योंकि 7वां घर देख लेंगे। अगर राहु केतु जी बैठे कहेंगे 2-2 शादियां होंगी, मंगल शुक्र बैठे हुए तो कहेंगे लव मैरिज होगी। इसका कैरियर कैसा होगा, 10वां घर देख लेंगे, कर्म स्थान। अगर वहां नीच ग्रह बैठा होगा तो हम कहेंगे भैया ये आ गया आपके घर में वेला बंदा। अगर वहां उच्च ग्रह बैठा हुआ, क्योंकि वो पिता का भी ग्रह होता है, हम सीधा बोल देंगे जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता जाएगा बाप के लिए भी तगड़ा बनता जाएगा, क्योंकि बाप के घर में उच्च का ग्रह है। तो ये भारत के पास है एक विद्या ऐसी कि बच्चा आपका गर्भ से बाहर निकला, आपने पंडित जी को डेट, टाइम, प्लेस बताया और उसी टाइम जान लीजिए कि इसको क्या बीमारी की संभावना है, कैसी इसकी ग्रोथ होगी, तगड़ा होगा कि नहीं होगा, कि मरियल सा कमजोर सा रह जाएगा। गंडमूल हुआ तो पता चल जाता है नानकों पे भारी है, दांतों पे, मामे पे भारी है, या खुद की सेहत पे भारी है। समझ गए? तो केवल और केवल ये विद्या हिंदुस्तान के पास है। महर्षि पराशर की दी हुई है, महर्षि भृगु की दी हुई है ये विद्या। तो ये आप सबको समझना चाहिए। भगवान विष्णु की छाती पे पैर मार दिया था ब्राह्मण ने, तो माता लक्ष्मी रूठ गई, कहती ब्राह्मण तेरे घर नहीं अब आऊंगी। तो ब्राह्मण जी कहने लगे विष्णु जी को, नारायण आपकी लीला का मैं एक पार्ट हूं, मुझे श्राप मिल गया। तो नारायण ने कहा कि हे ब्राह्मण, जाओ उन शास्त्रों की रचना कर दो जिनमें भूत भविष्य वर्तमान लिखा हो। लक्ष्मी बाधित होकर आपके घर आएगी, लोग देकर जाया करेंगे आपको दक्षिणा के रूप में। तो ये भगवान नारायण की कृपा है, माता सरस्वती का आशीर्वाद है और गणेश जी का आशीर्वाद है। याद रख लीजिए, जब भी आप जन्मपत्री लेंगे ना, टेवा फार्म खरीद लीजिए, टेवे की कुंडली देख लीजिए, उसके ऊपर गणेश जी लिख रहे होते हैं भाग्य। ये गणपति की कृपा है। लक्ष्मी माता फिर चलकर आती है, छम छम करती पंडित जी के घर में। लेकिन ज्ञान होना चाहिए, लेकिन जानकारी होनी चाहिए, लेकिन प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, नॉट ओनली कमर्शियलिज्म। कमर्शियलिज्म का मतलब आप जाके बैठे वो कहेगा नीलम पहन लो, क्या मतलब हुआ? ऐसे नीलम पन्ने पुखराज का काम नहीं है ये ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र ये है कि आपका लगन पंचम नवम कौन है, आपका 6, 8, 12 का स्वामी कौन है, आपको नेगेटिविटी कैसे दूर करनी है, आपको पॉजिटिविटी कैसे बढ़ानी है, इसको ज्योतिष शास्त्र कहा गया है। उसका पार्ट है ये रतन, यंत्र, मंत्र, रंग, डोनेशंस, कलर थेरेपी, समझ गए? उसका पार्ट है ये। तो ये सारी चीजें आप लोग सीखिए, बिल्कुल प्रोफेशनल वे से समझिए, जानिए, सबको बताइए। YouTube पर भी जाइए, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसकी भी आपको ही बढ़ानी है, जो वो क्या कहते हैं वहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन जो होती है, तो उसको भी आप जरा जोर लगा दीजिए, ताकि उसके थ्रू भी सारी जानकारी आपके साथ साझी करेंगे। क्योंकि फेसबुक पे ये सारे एपिसोड फिर नीचे जाकर गुम हो जाते हैं। फेसबुक पे ना फालतू के जब मैं जोक्स डाल देता हूँ या इधर उधर के शेयरिंग कर देता हूँ, फिर ये गुम हो जाते हैं। यूट्यूब पे आपको डे वाइज सारे एक एक करके नंबर वाइज सारे एपिसोड मिल जाएंगे, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, कल आपके साथ बातें साझी करेंगे मीन लगन की, और फिर ये लगन त्रिक भावों का जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे राहु और केतु का, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 18 महीने के बाद राहु और केतु राशि परिवर्तन करने लगे हैं। इसी महीने की 23 तारीख को 1.5 साल बाद राहु मिथुन राशि से निकल जाएंगे, तो मिथुन राशि वालों को सुख की सांस आएगी। केतु धनु राशि से निकल जाएंगे तो धनु वालों को भी सुख की सांस आएगी और पूरे विश्व को सुख की सांस आएगी, क्योंकि केतु और गुरु दोनों ही मिले हुए हैं, और जब से ये मिले हैं तब से हम इस कोविड नामक बीमारी में घिरे हुए हैं। दिसंबर की बात है ये, जब केतु और बृहस्पति धनु राशि में मिल गए थे। तो धनु राशि वालों को राहत मिलेगी, केतु वहां से निकल जाएगा। लेकिन जहां ये दोनों जाने वाले हैं वहां पे मुसीबत खड़ी हो जानी है। राहु जाने वाले हैं वृष राशि में 1.5 साल के लिए, और केतु जाने वाले हैं मेरे ही लगन में वृश्चिक राशि, यानी कि वृश्चिक लगन में 1.5 साल के लिए। अब मैं अपने अगले जो मेरे टॉपिक हैं उसमें मैं क्या आपको बताने वाला हूं
क्या राहु और केतु सदा परेशान करते हैं? क्या राहु और केतु से कुछ ऐसा हासिल किया जा सकता है कि वहां से भी हमें सफलता मिले? और वो क्या भेद है, क्या सीक्रेट है, क्या राज है, वो राहु और केतु के टॉपिक में हम लोग आपके साथ साझा करेंगे एक दूसरे के साथ। कल का एक रह गया बस लगन, मीन लगन वालों का, उसके बाद राहु केतु का टॉपिक साझा होगा कि पूरे मेष से लेकर मीन लगन तक कुंडली के किस भाव में राहु और केतु का शुभ या अशुभ प्रभाव आए, या फिर हम अपने जप तप दान यज्ञ पाठ पूजन इससे राहु और केतु से भी कैसे फायदे ले सकते हैं। कुंडलियां अगर आपको देखनी हो तो नेट पे जाके सर्च कीजिए, हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी धीरू भाई अंबानी, ये मुकेश और अनिल के पिता की, धीरू भाई अंबानी की कुंडली का राहु देखिएगा, 18 साल में अरबपति बना दिया था। वो कैसे, वो भी बताऊंगा आपको जब राहु केतु की बातें करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अब जो समय चल रहा है वो आपको पता ही है, पितरपक्ष चल रहा है। इस पितरपक्ष में राहु और केतु की ही शांति करवाई जाती है। अगर आप लोगों की कुंडलियों में कोई ऐसा दोष है तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, अक्सर साजन और संयम आपके साथ साझा करते रहते हैं, 9872065786, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप प्रोफेशनल वे से अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भेज दें, अपने क्वेश्चंस भेज दें, ये सारे आंसर आपको वहाँ पे मिलेंगे। अदरवाइज यहाँ पे आपको केवल और केवल जानकारी मिलेगी, क्योंकि कई लोग नीचे लिख देते हैं अपना डेट टाइम प्लेस, है ना, वो यहाँ पे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे या तो मैं अपने इस टॉपिक के साथ आपको जानकारियाँ साझी करूँगा या फिर आपकी कुंडलियाँ देखूँगा। हाँ, एक दिन जरूर मैंने रखा हुआ है, थर्सडे का दिन, वो आज सुबह मैंने अपने ऑफिस में ही कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। और उसमें भी आपके साथ लाइव फोनो फ्रेंड भी चलता रहता है मेरा, तो वो भी बीच बीच में चलता रहेगा, कोई बात नहीं है। फ़ोन पे बात भी आपसे फ्री वाला जो सेशन है वो भी चलता रहेगा, उसको भी चलाते रहेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम आप समझ लीजिए, 9872065786, ये है पर्सनल कुंडली की कंसल्टेंसी के लिए, और ज्योतिष सीखने के लिए, जानकारियों के लिए यूट्यूब चैनल है, और लाइव सुनने के लिए आपके सामने मैं यहाँ फेसबुक में बैठा ही हूँ। चलिए, अभी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम।